Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be continuing with the part 4 of geography series, and today we will be covering the topics related to sun, the different layers of sun, the difference between coronal mass ejections, between magnetic storms, and also the concept of solar winds and how all these factors are resulting in the formation of auroras in the upper atmosphere of the earth. So first of all, if we talk about sun, then there are different layers in the sun that we see. First of all, starting from core, then core के ऊपर होता है रेडिएटिव जोन के ऊपर होता है कन्वेक्शन जोन, एंड देन कम्स दी अपर मोस्ट लेयर जहाँ पे फोटोस्फेयर या फिर हम उसको कोरोना बोलते हैं. तो जो हमारी रेडिएटिव जोन होती है एंड ऑल्सो कन्वेक्शन जोन होती है, यहीं पे कन्वेक्शन करंट्स के फॉर्म में जो प्लाज्मा है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में मूव करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरफेस पे हमको एक ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑन द सरफेस ऑफ द सन. इनर लेयर्स में हम बात करते हैं, कोर होता है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन. आउटर लेयर्स भी जो हैं उसमें भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, एंड जब हम कन्वेक्शन जोन की तरफ जाते हैं तो एक ट्रांजिशन रीजन भी हमें देखने को मिलता है. एंड साथ में सन स्पॉट्स, जिसमें न्यूमरा एंड पी न्यूमरा, जो डार्कर पार्ट होता है एंड उसके आसपास जो लाइटर पार्ट होता है वो लोकेटेड होता है. दैट इज लिंक्ड विद द साइकिल ऑफ 11 years, जिसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम पीरियड आता है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं सोलर विंड की कितनी इंटेंसिटी है उसको भी इम्पैक्ट करता है. तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं सन की, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना. जो विजिबल सरफेस होता है सन का उसको हम फोटोस्फेयर बोलते हैं. इट इज 400 किलोमीटर थिक. यहीं से बेसिकली जो लाइट है एंड हीट है वो एनर्जी एमिट होती है. क्रोमोस्फेयर एक थिन लेयर है जो कि फोटोस्फेयर के ऊपर लोकेटेड होती है. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हमें देखने को मिलते हैं, एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं रेडिश अपीयरेंस देखने को मिलता है सोलर एक्लिप्सिस के टाइम पे. देन कोरोना आता है जो कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर में लोकेटेड होता है, स्पेस में. एंड बेसिकली जब सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस करती है तो ये वाला कोरोना वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा रेडिएटिंग रेड कलर देखने को मिलता है सन के आसपास, वो हमें कोरोना की वजह से दिखता है. एंड यहीं से जो सोलर विंड है वो एमिट होती है इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड, मैग्नेटिक स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर, बहुत सिमिलर सिमिलर से कीवर्ड्स लगते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो सबसे पहले कोरोनल मास इजेक्शन, CME. ये बेसिकली जो सन का कोरोना का जो पार्ट है वहां से एकदम से बर्स्ट में निकलने वाले सोलर प्लाज्मा या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं. मास मतलब बर्स्ट में एकदम से इजेक्शन हो रहा है. बट सोलर विंड की जब हम बात करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका फ्लो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बेसिकली होते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सन. इसके साथ साथ मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो होता है क्योंकि जब सोलर एक्टिविटी हो रही है, जब सोलर विंड या फिर कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ के पास, अर्थ के आसपास वाले एरिया से पास बाय करता है, तो वो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में लोकेटेड गैसेस एंड जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर है वो शील्ड की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अर्थ को. इस प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में जो डिस्टर्बेंस होता है उन सोलर विंड्स की वजह से, कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से, उसको हम मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं. जो कि हमारे पावर ग्रिड, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे सैटेलाइट वहीं पे लोकेटेड होते हैं, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. तो जो इंट्रैक्शन हो रहा है सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसी को हम मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं. ज्यादातर कोरोनल मास इजेक्शन से ही ट्रिगर होता है ये, क्योंकि एकदम से बर्स्ट में सोलर प्लाज्मा आता है अर्थ की तरफ. तो तीनों का ही अगर इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और जो सैटेलाइट सिस्टम है उसी पे डायरेक्टली आता है. बट मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से एक और फिनोमेना टेक प्लेस करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अरोरास. क्योंकि हमारा अपर एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं जैसे जैसे हम सरफेस से अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं तो जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है वो कम होते जाता है, जो गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो कम होते जाता है, एटमॉस्फेयर हमारा
लाइट होते जाता है, वॉल्यूम और डेंसिटी, जो डेंसिटी है ऊपर एयर की वो कम होती जाती है, बट उसके बाद भी वहां पे कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो बेसिकली जब सन से ये चार्ज पार्टिकल एमिट होके आ रहे हैं अर्थ की तरफ इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड एंड अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शील्ड की तरह एक्ट करती है एंड जो पोलर रीजन्स होते हैं बेसिकली वहां पे ज्यादातर ये टेक प्लेस करता है। इसकी वजह से अब जो ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है जैसे कि ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो कोलाइड करते हैं विद द पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स सोलर विंड के फॉर्म में आ रहे हैं। इनकी वजह से एक तरीके से कोलिजन होता है एंड एनर्जी क्रिएट होती है इन गैस एटम्स के अंदर। वो जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ कलरफुल लाइट जिसको हम अरोरा बोलते हैं। अरोरास को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम अरोरा बोरेलिस बोलते हैं, बट साउदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। एंड कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है जो कि सीएमई की वजह से हो रहे हैं एंड सोलर विंड बेसिकली जो डिस्टर्ब कर रही है आके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, इंटर रिलेटेड भी है क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल अर्थ की तरफ आएगा उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन होगा अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से एंड उतना ही ज्यादा हमें अरोरास का इंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है और ज्यादा बड़े एरिया को वो कवर करती है, ना कि सिर्फ पोलर रीजन में बल्कि आसपास के भी कंट्रीज के रीजन से हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक स्टॉर्म बढ़ता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे अरोरास की जो इंटेंसिटी है एंड विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टर्मिनोलॉजीज, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक स्टॉर्म, एंड कैसे वो रिलेटेड होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ अरोरास। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ सन एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, जिसमें एसडीओ सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करती है एंड बेसिकली हम इमेजेस कैप्चर करते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड सन के अराउंड है उसका क्या डायनेमिक है या कैसे इट इज रिलेटेड टू दी सोलर फ्लेयर्स एंड वो फिर अर्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो सोलर इरप्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है। वैसे ही डिफरेंट एक और ऑब्जर्वेटरी भी है जिसको सोहो बोलते हैं, दैट इज सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, एंड इसमें भी हम जो सन का बिहेवियर है कि सोलर विंड कैसे क्रिएट हो रही है, सोलर साइकिल कैसे क्रिएट हो रही है, सन स्पॉट का क्या रोल होता है, मैक्सिमम साइकिल एंड मिनिमम साइकिल, एंड देन क्या वो सोलर विंड की इंटेंसिटी को इम्पैक्ट करता है, तो इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमें सोहो एंड एसडीओ। वैसे ही पार्कर सोलर प्रोब है जो कि बेसिकली सन के कोरोना और जो नेचर है सोलर विंड का उसको स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे जो डायनेमिक है पूरा वर्क करता है एंड कैसे जो सोलर विंड है उनकी स्पीड कैसे है, उनका मैकेनिज्म कैसे है एंड कैसे वो कोरोना से इजेक्ट हो रहे हैं उसको स्टडी करने में बेसिकली सबसे ज्यादा हेल्प करता है। नासा ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है एंड पहला स्पेसक्राफ्ट बना है जिसने सन को टच किया है। बेसिकली जो सन का कोरोना है वहां से ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो जो फ्लाई किया है एंड जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां पे सोलर विंड कैसे वो शेप कर रही है पूरे सोलर सन के आसपास के एटमॉस्फेयर को, उसको स्टडी करने में ये हमें आगे हेल्प करेगा। इसके अलावा हेलियोस 1 एंड हेलियोस 2 नासा एंड बेसिकली जर्मनी का जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, जहाँ पे सोलर विंड एंड सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है जिसमें सोलर कोरोना एंड सोलर विंड ही आती हैं उनको ये स्टडी करेगा। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट आदित्य L1 मिशन हो जाता है जो कि इसरो के द्वारा है एंड उसका मेन एम यही है कि जो सोलर विंड है, कोरोना है और स्पेस के कैसे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना है वो इन चीजों से इम्पैक्ट होते हैं उसको ये स्टडी करेगा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है L1 पॉइंट जहां से ये सोलर एक्टिविटीज, सोलर इन एक्टिविटीज को स्टडी करने की बात कर रहा है। सन का कैसे बिहेवियर है एंड बेसिकली जितने भी सन से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट होते हैं वो कोरोना जो प्रेजेंट है सन के अराउंड जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसी को ही स्पेस वेदर से जोड़ के उसको पढ़ने की बात करते हैं। L1 पॉइंट जो है ये स्पेस में 1.5
मिलियन किलोमीटर्स पे लोकेटेड है, ये डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द अर्थ। इसी पॉइंट को हमने क्यों चूज किया है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का एंड देन सन का, वो बैलेंस आउट होता है, जिसकी वजह से जब सैटेलाइट इस पोजीशन पे आएगी तो एक तरीके से उसको स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी एंड वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से ऑब्जर्व कर सकती है सन को, कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगा अर्थ या फिर मून के द्वारा बीच में। एंड इसी के थ्रू हम सोलर कोरोना, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन एंड देन ये सारे पैटर्न्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं दूसरे वेदर पैटर्न्स को हम स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आदित्य L1 मिशन। इसके अलावा स्टेरियो नाम से भी एक प्रोजेक्ट है, दैट इज सोलर टेरेस्टेरियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे भी हम हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स कैप्चर करते हैं ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड द सन, जिससे हम स्टडी करने का ट्राई करते हैं सन और अर्थ का सिस्टम कैसे, ये जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो कि सन के डिफरेंट लेयर्स पे हो रहे हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ के वेदर पैटर्न्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हो जाते हैं related to sun, and also important missions related to the study of sun. In the next session we will be covering all the planets and our solar system, उनसे related क्या different theories हैं, क्या different key terms हैं, asteroid belt के बारे में, and then also जो ओट क्लाउड जैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। Also, to get a detailed overview of the above completed topics, you must visit our playlist named as GS1 Geography. Thank you so much for joining Ansarkari.